नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा बंसोड़े लांजेवार आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पढ़ाकू फैक्ट्री में। आज जो व्योमकेश की जासूसी कहानी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें व्योमकेश के सामने एक ऐसी चुनौती है जिसमें एक व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले अपनी पुत्री को अपनी वसीयत का हिस्सा देना चाहता है और उसने अपनी वसीयत तैयार भी कर ली है, किंतु कहाँ, कैसे, किसी को नहीं पता। व्योमकेश के सामने उस वसीयत को ढूंढने की चुनौती है। तो कड़ियाँ किस प्रकार से जुड़ती हैं और उस वसीयत तक व्योमकेश कैसे पहुंचता है, जानने के लिए चलिए पढ़ते हैं व्योमकेश बख्शी की जासूसी कहानी अदृश्य वसीयत। व्योमकेश कुल मिलाकर 15 वर्षों से रामेश्वर बाबू को जानते थे, लेकिन मुझे संदेह है कि हम उन महाशय से शायद ही बहुत अधिक बार मिले हों। विगत 5 वर्षों अथवा कुछ अधिक समय से हम उनसे कदापि नहीं मिले थे, परंतु साल में 2 बार ये महाशय हमारे पास स्वयं स्मरण पत्र भेजते थे कि वे हमें भूले नहीं हैं। बंगाली नववर्ष एवं दशहरा जैसे वार्षिक उत्सवों पर वे व्योमकेश के पास डाक द्वारा शुभकामनाएं संदेश अवश्य भेजते थे। रामेश्वर बाबू एक धनी आदमी थे। शहर में कम से कम वे 8 मकानों के मालिक थे और उनका नकद भंडार भी काफ़ी बड़ा था। उन मकानों से संग्रहित किराए से उनके कोष में निरंतर वृद्धि होती जाती थी। उनके निज परिवार में उनकी दूसरी पत्नी कुमुदनी और पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्र कुशेश्वर और पुत्री नलिनी थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे बहुत खुशमिजाज व्यक्ति थे और उनका हास्य विनोद का भंडार अत्यंत विशाल था। रामेश्वर बाबू एक हास्य प्रिय व्यक्ति थे। वे स्वयं तो हंसते ही थे, उन्हें दूसरों को हंसाने में भी बहुत मजा आता था। जीवन और मनुष्यों के बारे में अपने अनुभव के आधार पर मैंने एक कुदरत का कानून खोजा था। जो लोग स्वभाव से विनोद प्रिय होते हैं, वे धन संग्रह में शायद ही कभी सफल होते थे। वस्तुतः धन की देवी लक्ष्मी केवल निर्दयी एवं उल्लुओं पर प्रसन्न होकर उनको ही अपनी सवारी बनाती थी। रामेश्वर बाबू ने मेरे इस सिद्धांत को उल्टा दिया था। कम से कम अब मैं यह बात समझ गया था कि इस नियम में भी कुछ अपवाद थे। रामेश्वर बाबू की एक बड़ी विशेषता यह थी कि वे यदि किसी को सचमुच अच्छी तरह जान लेते थे तो वे उसे अपने मन में कभी विस्मृत नहीं होने देते थे। व्योमकेश से उनकी मामूली सी मुलाकात उनके घर में हुई थी, जो एक छोटी सी चोरी के मामले में हुई। वह घटना एक विनोदपूर्ण तरीके से समाप्त हुई थी, लेकिन तब से वे व्योमकेश को दिल से याद करते थे। कुछ अवसरों पर उन्होंने हमें अपने घर में भोजन हेतु भी आमंत्रित किया था। वे हमसे आयु में काफ़ी बड़े थे, लेकिन कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य निरंतर क्षीण होता जा रहा था। परंतु वर्ष में 2 बार उनके द्वारा भेजे जाने वाले शुभकामना संदेशों से यह प्रतीत होता था कि उनकी स्मृति अभी यथावत बनी हुई है। आज मैं आपको उनका अंतिम मौलिक चुटकुला सुनाता हूँ। यह घटना कुछ वर्ष पुरानी है। उस समय देश में ऐसा कानून नहीं लागू हुआ था जो किसी पुत्री को उसके पिता की संपत्ति में समान उत्तराधिकार प्रदान करता था। यह घटना उस दिन से जुड़ी हुई है जब बंगाली नववर्ष मनाया जाता है। उस दिन दोपहर बाद रामेश्वर बाबू का पत्र हमारे पास पहुंचा था। जिस लिफाफे में वह पत्र भेजा गया था वह काफ़ी मोटा था और चमड़े का बना हुआ था। उसके ऊपर नाम और पता बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था। व्योमकेश ने जैसे ही उसे उठाया, उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। मैंने देखा था कि रामेश्वर बाबू का नाम मन में आते ही लोगों के होठों पर मुस्कान फैल जाती थी। व्योमकेश ने जैसे ही लिफाफा उठाया, उसका चेहरा प्यार से गदगद हो गया। अजीत, उन्होंने पूछा, क्या तुम रामेश्वर बाबू की आयु का अनुमान लगा सकते हो? 90 वर्ष, मैंने कहा। शायद इतनी अधिक नहीं, व्योमकेश ने कहा।
लेकिन उनकी आयु अवश्य ही 80 वर्ष से कुछ अधिक तो होगी ही, क्योंकि अभी कुछ वर्ष पूर्व ही उन्होंने अपना 80वां जन्मदिन मनाया था। फिर भी वे ज्यों के त्यों हैं। उनका हस्तलेखन भी बिल्कुल सशक्त एवं सुपाठ्य बना हुआ है। उन्होंने लिफाफे को चीर कर सावधानी पूर्वक पत्र को बाहर निकाला। महंगे कागज पर उनके नाम वाला लेटरहेड छपा था और 2 बार मोड़ा गया था। पत्र लेखन में उनकी आयु संबंधी दुर्बलता का कोई लक्षण नहीं था, क्योंकि वह स्पष्ट एवं गोल स्क्रिप्ट में था। रामेश्वर बाबू ने लिखा था, व्योमकेश बाबू, आपको और अजीत बाबू को आने वाले वर्ष की शुभकामनाएं। आपकी बुद्धिमत्ता वृद्धिमान चंद्रमा की भांति प्रत्येक बीतते दिन के साथ उत्तरोत्तर बढ़ती जाए और अजीत बाबू की लेखन शैली मयूर पंख की भांति उसकी पूंछ पर बनी चमकदार बिंदी की तरह निरंतर कांतिमान हो। अब मैं अपनी अंतिम यात्रा पर अवश्य निकलूंगा, इसलिए आपसे विदा लेता हूँ। यमराज ने मुझे अपना बुलावा भेज दिया है और वह जल्द आकर मुझे यहाँ से ले जाएंगे। उनके दूतों के मुझे पकड़ने से पहले ही मैं अपनी स्वर्गीय यात्रा पर जा रहा हूँगा। मेरे लिए दुख की बात यह है कि अगले नववर्ष पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए मैं मौजूद नहीं रहूँगा। मैंने अपनी अर्जित संपत्तियों का विभाजन अपनी मृत्यु से पहले ही कर दिया है। कृपया सुनिश्चित करें कि मेरी अंतिम इच्छा का सम्मान हो। मुझे आपकी बुद्धिमत्ता पर काफ़ी भरोसा है। विदाई। आप मेरे इस पत्र को हल्के में मत लीजिएगा। मैं स्वर्ग से यह जांचने के लिए देखता रहूँगा कि आपको 5000 रुपये मिलें। अलविदा, रामेश्वर राय। पत्र पढ़ने के बाद व्योमकेश की त्योरियां चढ़ गईं और उनके चेहरे पर उदासी का आलम पसर गया। मैंने भी पत्र का मजमून पढ़ा। शायद रामेश्वर बाबू जैसा व्यक्ति ही अपनी मृत्यु के विषय में मजाक कर सकता था। अपने शुभकामना पत्र के अंत में उन्होंने जो कुछ लिखा था उसका आशय मैं नहीं समझ सका। मेरी अंतिम इच्छा, इस विषय में वे अपनी किस अंतिम इच्छा की बात कर रहे थे? हम उनकी किसी ऐसी इच्छा को नहीं जानते थे और पत्र में भी ऐसा कुछ नहीं था जिससे हमें कोई सुराग मिलता। इसके बाद देखूंगा कि आपको 5000 रुपये, वे कौन से 5000 रुपये थे? क्या यह रामेश्वर बाबू का कोई नया मजाक था या फिर वे अंततः सठियाने की ओर बढ़ रहे थे? व्योमकेश ने अचानक कहा, चलो कल हम लोग रामेश्वर बाबू से मिलकर आते हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता कि उसके जीवन और मृत्यु के मामले में उसकी क्या स्थिति है। अच्छी बात है, मैंने उनकी बात से सहमत होते हुए कहा। हम ऐसा ही करेंगे। क्या आपको रामेश्वर बाबू के पत्र से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वे सठियाने की ओर बढ़ रहे हैं? व्योमकेश कुछ मिनटों तक शांत बने रहे। इसके बाद उन्होंने कहा, क्या महाभारत वाले भीष्म पितामह कभी सठियाए थे? व्योमकेश ने काफ़ी दिनों से रामायण और महाभारत को दोबारा पढ़ना शुरू किया था। जब कभी उनके पास खाली समय होता वे इन ग्रंथों को लेकर बैठ जाते थे। मैं आश्वस्त नहीं था कि क्या उन ग्रंथों के प्रति उनकी तन्मयता उनके बढ़ते आध्यात्मिक रुझान के कारण थी अथवा वे उन साहित्यिक काव्यों के महत्व को जांचना और तौलना चाहते थे। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हो सकते थे, परंतु इन दिनों उनके वार्तालाप में उन ग्रंथों का गाहे बगाहे उल्लेख होता रहता था। क्या रामेश्वर बाबू भीष्म पितामह हैं? मैंने पूछा। उनके अंदर भीष्म पितामह के कुछ गुण अवश्य हैं, उन्होंने उत्तर दिया, लेकिन रामायण के दशरथ के साथ उनकी अधिक समानता है। दशरथ भी बुढ़ापे का शिकार हुए थे, मैंने उन्हें याद दिलाया। शायद वे सहमत थे, परंतु वह उनकी आयु की अपेक्षा उनके स्वभाव के कारण अधिक था। यदि रामेश्वर बाबू 100 वर्ष भी जीवित रहते तब भी बुढ़ापा उन पर कभी सवार नहीं होता।
हम रामेश्वर बाबू के निजी जीवन के विषय में बहुत कम जानते थे। वे कलकत्ता के उत्तरी भाग में अपने किसी मकान में रहते थे। उनकी दूसरी पत्नी कुमुदनी की आयु लगभग 50 वर्ष थी। उससे उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी से उत्पन्न पुत्र कुशेश्वर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। कुशेश्वर की आयु भी लगभग 50 वर्ष थी। वह अचानक गंजा और बूढ़ा होने लगा था। वह विवाहित था, परंतु उसकी संतानों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। वह दुर्बल एवं असहाय दिखाई देता था। मैंने सुना था कि उसकी बहन नलिनी किसी से प्यार करती थी और उसके साथ शादी कर ली थी। रामेश्वर बाबू ने उसके साथ अपने सारे संबंध समाप्त कर दिए थे। संक्षेप में, उनका परिवार अपेक्षाकृत छोटा था, इसलिए वैमनस्य के अवसर बहुत कम थे। उनके पास अकूत दौलत थी और उनके विनोद का भंडार अक्षुण्ण था। फिर भी हमारे मन में यह भावना जागृत हो रही थी कि उनका पारिवारिक जीवन खुशहाल नहीं था। अगले दिन सुबह 9 बजे हम रामेश्वर बाबू के घर पहुंच गए। वह एक ऊंची और पतली इमारत थी। दरवाजे पर एक कार खड़ी थी। हमने दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद एक महिला ने हमारे बुलावे का उत्तर दिया। शायद वह किसी अन्य की अपेक्षा कर रही थी, क्योंकि उसने जैसे ही हमें देखा, उसकी झगड़ालू भंगिमा कुछ कोमल हो गई। उसने अपनी साड़ी के आंचल से अपना सिर ढक लिया। विवाहित स्त्रियों का यह अंतर्भूत लक्षण है कि वे अपरिचित सज्जनों की उपस्थिति में अपना पल्लू सिर पर डाल लेती हैं। इसके बाद उसने थोड़ा पीछे होते हुए पूछा, जी, आप किससे मिलने आए हैं? यद्यपि हमने उस घर की 2 स्त्रियों से कभी बात नहीं करी थी, फिर भी हम उन्हें देखकर पहचान लेते थे। हमारे समक्ष खड़ी महिला कुशेश्वर की पत्नी थी। वह थोड़ी नाटी और मोटी थी और उसकी आयु अवश्य ही 40 वर्ष की होगी। व्योमकेश ने कहा, मैं व्योमकेश बख्शी हूँ। हम रामेश्वर बाबू से मिलने आए हैं। औरत की आकृति कठोर हो गई। उसने हमें दरवाजे से ही लौटा देने के लिए अभी अपना मुंह खोला ही था कि सीढ़ियों पर किसी की पदचाप सुनाई पड़ी। उसने एक बार ऊपर देखा और फौरन दरवाजे से हट घर के पीछे किसी कमरे में चली गई। वह अवश्य ही रसोई थी, क्योंकि उसके अंदर से चम्मचों और कलछुलों के खनकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 2 लोग सीढ़ियों से नीचे आए। उनमें से एक कुशेश्वर था और दूसरा कोई पाश्चात्य वस्त्रधारी बुजुर्ग डॉक्टर था। जैसे ही वे दोनों दरवाजे के समीप आए, डॉक्टर ने दूसरे आदमी से कहा, फिलहाल चिंता करने का कोई कारण नहीं है, लेकिन जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे बेझिझक बुला लेना। डॉक्टर कार में बैठकर वहाँ से चला गया। तब तक कुशेश्वर ने हमें दरवाजे पर खड़े नहीं देखा था। अब उसने सूनी आंखों से हमारी ओर देखा। उसके सिर का गंजापन बढ़ गया था और उसके बचे खुचे बाल पहले की अपेक्षा अधिक पक गए थे। व्योमकेश ने कहा, शायद आप हमें भूल गए हैं। मैं व्योमकेश बख्शी हूँ। हम आपके पिताजी से मिलने के इच्छुक हैं। कुशेश्वर को चकित दिखाई पड़ा। व्योमकेश बख्शी? क्यों? सचमुच मैं आपको पहचान गया। बाबा की तबीयत अच्छी नहीं है। व्योमकेश ने पूछा, क्यों, क्या मामला है? कुशेश्वर ने उत्तर दिया, उन्हें कल रात दिल का दौरा पड़ा था। अभी वे स्थिर हैं। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? अच्छी बात है, वे ऊपर कमरे में ही हैं। तभी हमें रसोई की तरफ से तेज आवाज़ आती सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर हम सब चौंक गए। हम तीनों उसकी ओर मुड़े। रसोई के अंदर से किसी अदृश्य व्यक्ति का हाथ चिमटे से दरवाजे को पीट रहा था। हमने कुशेश्वर की ओर मुड़ते हुए देखा और उसका हाव भाव अचानक बदल गया
उसने खांसते हुए कहा, मुझे चिंता है कि आप लोग आज बाबा से नहीं मिल पाएंगे। वे अस्वस्थ हैं। डॉक्टर अभी अभी। रसोई से आने वाली आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। व्योमकेश ने हल्की सी हिचकी लेते हुए कहा, मैं समझ गया। डॉक्टर का क्या नाम है? कुशेश्वर अपनी पूर्व अवस्था में लौट आया था। डॉक्टर असीम सेन, उसने उत्तर दिया। क्या आप उन्हें नहीं जानते? वे शहर के सबसे अच्छे हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं जानता, लेकिन मैंने उनका नाम अवश्य सुना है। उनका क्लिनिक विवेकानंद मार्ग पे है, ठीक? जी हाँ। तो हम लोग रामेश्वर बाबू से नहीं मिल सकते? नहीं, मेरा मतलब है डॉक्टर इसकी अनुमति नहीं देगा। कुशेश्वर ने रसोई की तरफ एक वक्र दृष्टि डाली। वे कब से बीमार हैं? वे ठीक ठाक थे, लेकिन अब वे काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, इसलिए वे अक्सर कमरे में ही बंद रहते हैं। कल सुबह उन्होंने ढेर सारे पत्र लिखे और उसके बाद रात को अचानक रसोई के दरवाजे पर फिर लगातार कलछुल की आवाज़ आने लगी। कुशेश्वर की बात बीच के बीच में ही रह गई। व्योमकेश ने कहा, फिर कोई कूट संदेश। आपकी पत्नी कुछ परेशान दिखाई देती है। हम लोग चलते हैं। नमस्कार। हम वहां से निकलकर सड़क की पटरियों पर आ गए। हमने पीछे मुड़कर देखा कि दरवाज़ा पहले ही बंद हो गया था। व्योमकेश वहां कुछ देर स्तब्ध खड़े रहे। उसके बाद बोले, डॉक्टर सेन का क्लिनिक यहाँ से अधिक दूर नहीं है, चलो उनसे मिलकर आते हैं। डॉक्टर अपने कक्ष में ही थे, क्योंकि उनके पास कुछ मरीज थे। व्योमकेश ने एक कागज की पर्ची पर अपना नाम लिखा और उसे अंदर भेज दिया। डॉक्टर सेन ने संदेश दिया कि हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा। आधे घंटे बाद जब उनका आखिरी मरीज चला गया तो डॉक्टर सेन ने हमें अंदर बुलाया। वे कमरे में एक बड़ी मेज के सामने बैठे थे। प्रत्येक कल्पनीय सर्जिकल उपकरण मेज पर करीने से लगा हुआ था। डॉक्टर ने व्योमकेश की ओर देखते हुए पूछा, तो आप व्योमकेश बख्शी हैं? क्या मैंने आज सुबह आपको रामेश्वर बाबू के घर के बाहर नहीं देखा था? आप ठीक कह रहे हैं, व्योमकेश ने सहमति जताई, लेकिन हम लोग आपके पास अपने दिल की जांच करवाने नहीं आए हैं। हम किसी अन्य काम से आए हैं। मैं हूँ, डॉक्टर ने हंसते हुए कहा। परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है। कृपया बैठिए और मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। हम उनके सामने कुर्सी पर बैठ गए। व्योमकेश ने अपनी बात शुरू की। मैं रामेश्वर बाबू को विगत अनेक वर्षों से जानता हूँ। कल मुझे उनकी ओर से डाक में भेजा गया नववर्ष का शुभकामना संदेश मिला। मुझे भेजे गए पत्र में उन्होंने लिखा कि अब वे अधिक दिनों तक जीवित रहने वाले नहीं हैं। यही कारण है कि आज सुबह मैं उन्हें देखने को चला आया। उनके घर से मुझे पता चला कि उन्हें कल रात दिल का दौरा पड़ा था। हम उनसे मिल पाने में सफल नहीं हुए, इसलिए मैं आपके पास उनके स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछताछ करने चला आया। क्या आप रामेश्वर बाबू के पारिवारिक चिकित्सक हैं? आप मुझे उनका पारिवारिक मित्र कह सकते हैं, डॉक्टर सेन ने उत्तर दिया। मैं विगत 30 वर्षों से उनका चिकित्सक हूँ। उनका दिल बहुत मजबूत नहीं है और वैसे भी उनकी आयु काफ़ी हो चुकी है। जब तक उन्हें कोई ना कोई बीमारी होती ही रहती है। कल रात चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ गई थी। बहरहाल अब उनकी हालत स्थिर है, तो उन्हें तत्काल कोई खास खतरा नहीं है। यह मैं नहीं कह सकता। ऐसे रोगियों के बारे में आप अधिक आश्वस्त नहीं हो सकते। वे अगले 2 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं या उन्हें कोई दिल का दौरा आज ही पड़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो उन्हें बचाना कठिन हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि रामेश्वर बाबू के घर में अच्छी देखभाल हो रही है?
डॉक्टर ने पल भर के लिए व्योमकेश को घूर कर देखा। इसके बाद वे बहुत संभल कर अपने शब्दों का सावधानी पूर्वक चयन करते हुए बोले, मैं आपके कहने का आशय समझ रहा हूँ, लेकिन आपके मन में ऐसा संदेह उत्पन्न होने का क्या कोई कारण है? व्योमकेश ने कहा, मैं रामेश्वर बाबू को जानता हूँ, लेकिन उनके परिवार से मेरा कोई खास परिचय नहीं है। आज मुझे एक विशेष एहसास हुआ कि वे नहीं चाहते कि कोई बाहरी आदमी उनसे मिले। डॉक्टर ने कहा, यह बात सच है कि आप उनके परिवार वालों को अच्छी तरह नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ। कम से कम मैं इतना तो कह ही सकता हूँ कि वह एक विचित्र परिवार है। परिवार के भी सदस्य समझदार अथवा सामान्य नहीं है। रामेश्वर बाबू की पत्नी कुमुदनी 60 वर्ष की है और मोटापे की शिकार है, लेकिन वह अभी भी घंटों गुड़ियों के साथ खेलती रहती है और घरेलू कामकाज को नज़रअंदाज करती है। कुशेश्वर तो पूरा गधा ही है, पूरी तरह जोरू का गुलाम है। केवल उसकी पत्नी लावण्या कुछ समझदार दिखाई देती है, जिसके कारण पूरे घर पर उसने अपना अधिकार जमा रखा है। लेकिन क्या उसके पास कोई महरी या नौकर नहीं है? लावण्या ऐसे लोगों को सहन नहीं कर सकती है, इसलिए उसने ऐसे सभी लोगों से मुक्ति पा ली है। अतः उसने एक मंदबुद्धि और बहरे रसोइयों को नौकरी पर रख लिया है। घर का शेष काम वह खुद करती है। लेकिन क्यों? इन सब के पीछे कोई कारण तो होना चाहिए। डॉक्टर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं सोचता हूं कि इसकी जड़ में नलिनी है। नलिनी? रामेश्वर बाबू की पुत्री? जी हाँ, यह सब काफी समय पूर्व हुआ। आपने शायद उसके बारे में नहीं सुना है। नलिनी ने पूरे परिवार के विरोध के बावजूद एक युवक से विवाह किया था। तब से उन सभी लोगों ने उससे घृणा करनी प्रारंभ कर दी। लावण्या भी उन सबके साथ दुश्मनी रखती है। शुरू में रामेश्वर बाबू भी उससे नाराज थे, किंतु समय बीतने के साथ उनका क्रोध शांत हो गया। लेकिन लावण्या के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह नलिनी से अच्छा बर्ताव नहीं करती है और उसे रामेश्वर बाबू से मिलने भी नहीं देती है। लावण्या ने इसलिए सभी नौकरों को घर से निकाल दिया है ताकि उसके ससुर अपनी बेटी से किसी तरह संपर्क न कर पाए। एक प्रकार से वे अपने ही घर में कहती हैं। लेकिन जहाँ तक उनके स्वास्थ्य और देखभाल का प्रश्न है, इसके बारे में कोई समझौता नहीं किया जाता है। वार्तालाप में थोड़ा ठहराव आने के बाद व्योमकेश ने कहा, वह सब तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। क्या आपको इस बात की कोई जानकारी है कि रामेश्वर बाबू ने कोई वसीयत बनवाई है? डॉक्टर सिंह ने व्योमकेश को चकित होकर देखा। क्यों? हाँ, उन्होंने बनवाई है और उसमें एक भाग नलिनी का भी है। इसके बारे में मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन इसका पता मुझे कल रात को ही चला। आपको उसकी जानकारी कैसे हुई? कल रात को 10 बजे रामेश्वर बाबू को एक दिल का दौरा पड़ा। परिवार ने मुझे बुलाया था। 1 घंटे बीतने के बाद रामेश्वर बाबू की हालत में कुछ सुधार हुआ। उस समय मैंने सबको खाना खाने के लिए भेज दिया था। रामेश्वर बाबू ने अपनी आंखें खोलकर मेरी ओर देखा था। इसके बाद उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, डॉक्टर, मैंने अपनी वसीयत बनवाई है। यदि मैं मर जाऊं तो आप इसकी सूचना नलिनी को दे दीजिएगा। इस बीच लावण्या कमरे में वापस आ गई और उसके बाद एक शब्द भी नहीं बोला गया। व्योमकेश ने कहा, यह तो पूर्णतया संभव है कि वे लोग वृद्ध रामेश्वर बाबू को कोई वसीयत बनाने से रोक रहे होंगे, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं जायदाद का एक भाग वे नलिनी को न दे दें। यदि वे बिना कोई साक्ष्य छोड़े मर जाएं, तो सामान्य रूप से उनकी सारी संपत्ति उनके पुत्र और पत्नी के नाम हो जाएगी। उनकी पुत्री को एक कौड़ी भी नहीं मिलती।
परिवार का वकील कौन है? मैं नहीं सोचता कि रामेश्वर बाबू का कोई वकील था। व्योमकेश जाने के लिए खड़े हो गए। आपका इतना मूल्यवान समय लेने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वैसे आजकल नलिनी की आर्थिक स्थिति कैसी है? अरे, उसका एक मध्यम वर्गीय परिवार है और किसी तरह गुजारा कर रहा है। उसका पति देवनाथ एक मामूली नौकरी करता है। बड़ी मुश्किल से हर महीने 3 या 400 रुपए घर लाता है, लेकिन उसके बच्चे बहुत सारे हैं। हमने डॉक्टर को अलविदा कहा और वहां से चले आए। यद्यपि रामेश्वर बाबू के पारिवारिक आख्यान के बारे में हमारा ज्ञान कुछ बढ़ गया था, लेकिन उससे मुझे कोई खास राहत नहीं मिली। एक और इधर एक विनोद प्रिय वृद्ध था जिसे बुढ़ापे में सचमुच सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन हमारे पास उसकी सहायता करने का कोई उपाय नहीं था। एक सप्ताह से कुछ अधिक दिन बाद मैंने एक दैनिक अखबार के अंतिम पृष्ठों में एक कोने में रामेश्वर बाबू का शोक समाचार छपा देखा। वे कोई मशहूर आदमी तो थे नहीं, परंतु धनवान अवश्य थे। शायद इसी कारण से उनकी मृत्यु के समाचार को अखबार में जगह मिली। चूंकि व्योमकेश अखबार में केवल विज्ञापन पढ़ते थे, मैंने इस छोटे से समाचार की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। रामेश्वर बाबू के नाम के उल्लेख पर उनके होठों पर आज कोई मुस्कान नहीं आई। व्योमकेश वहाँ कुछ देर तक विचारमग्न होकर बैठे रहे। इसके बाद वे दूसरे कमरे में चले गए, जहाँ उन्हें किसी से फोन पर बात करते सुना जा सकता था। जब वह वापस आए तो मैंने पूछा, कौन था वह जिसके साथ तुम अभी बात कर रहे थे? डॉक्टर असीम सेन। रामेश्वर बाबू की मृत्यु परसों हुई थी। उन्हें दूसरी बार दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर सेन मौजूद थे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने उसे एक प्राकृतिक मृत्यु प्रमाणित कर दिया था। मैंने पूछा, क्या तुम्हें इस विषय में सचमुच कोई संदेह है? वाकई कोई संदेह नहीं, उन्होंने मुझे टोका। लेकिन तुम तो जानते ही हो, ऐसी परिस्थिति में जरा सी भी असावधानी एक ओर और दूसरी ओर से जानबूझकर की गई कोई लापरवाही घातक सिद्ध हो सकती है। रामेश्वर बाबू की मृत्यु से उन सभी को लाभ होने वाला था। अब यदि उन्होंने कोई वसीयत लिखी है और उसमें अपनी संपत्ति का एक भाग उन्होंने अपनी पुत्री नलिनी को दिया है, ऐसी स्थिति में क्या वे लोग उस वसीयत को सुरक्षित रखेंगे? वे उन्हें तत्काल फाड़ कर फेंक नहीं देंगे। उस दिन दोपहर बाद नलिनी और उसका पति देवनाथ हमसे मिलने आए। नलिनी की आयु लगभग 40 वर्ष थी। अनेक बच्चों को जन्म देने के कारण वह अपेक्षाकृत दुर्बल दिखाई दे रही थी, परंतु उसका यौवन अभी पूरी तरह ढला नहीं था। देवनाथ की आयु लगभग 55 वर्ष नजर आती थी। उन्होंने अपना परिचय देते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। बाबा नहीं रहे, नलिनी बुदबुदाई और उसकी आंखों में आंसू तैर गए। उन्होंने मुझे अपना अंतिम निर्देश देते हुए आपसे मिलने के लिए कहा था, इसलिए हम आज आपके पास आए हैं। व्योमकेश ने उन दोनों का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी। इसके बाद उन्होंने पूछा, आपको उनका अंतिम निर्देश कब मिला? नववर्ष दिवस पर, नलिनी ने उत्तर दिया। यह रहा पत्र। लिफाफे पर लिखा पता कलकत्ता के किसी उपनगर का था। पत्र वैसे ही मुद्रित चिन्ह वाले कागज पर लिखा गया था जैसा कि रामेश्वर बाबू ने व्योमकेश को भेजा था, परंतु उसका संदेश संक्षिप्त था। मेरी प्यारी, इस हर्ष के अवसर पर तुम सबको मेरा आशीर्वाद। यदि कोई मुसीबत आए तो श्री व्योमकेश बख्शी से संपर्क करना। तुम्हारा शुभचिंतक, बाबा। रामेश्वर बाबू ने आखिर क्यों अपनी पुत्री को व्योमकेश से मिलने को कहा था?
एक और डॉक्टर भी कह रहा है कि रामेश्वर बाबू ने वसीयत बनवाई है और उसमें एक भाग अपनी पुत्री को भी दिया है। किंतु प्रश्न यह है कि यदि उन्होंने वसीयत बनवाई है तो वो वसीयत है कहाँ? क्या वसीयत उसके बेटे बहू के हाथ में आकर समाप्त कर दी जाएगी या व्योमकेश उसे खोज लेंगे? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। मिलते हैं अदृश्य वसीयत के दूसरे और अंतिम भाग में।